नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी गई है और 15,187.50 करोड़ रुपए की राशि 28 राज्यों को दी गई है। अहम बात यह है कि पंचायतों को इसमें से कुल 60,750 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा और जो कहा जा रहा है कि किसी भी वित्त आयोग द्वारा किसी भी एक वर्ष में सबसे ज्यादा राशि का आवंटन है। और सबसे अहम है कि पहली बार पंचायतों के साथ ब्लॉक पंचायत और जो जिला पंचायत हैं उनको भी इस अनुदान के साथ शामिल किया गया है। और कोविड-19 का जो संकट चल रहा है उस नज़रिए से ये कितना महत्वपूर्ण है और ग्रामीण और स्थानीय निकायों का जो एक सिस्टम है वो इस वित्त के जरिए किस तरीके से डिमांड में या रोजगार में अहम भूमिका अदा कर सकता है और ऐसे में क्या चुनौतियां या क्या रोल स्थानीय प्रशासन और राज्य स्तर पर नजर आने वाला है, इसको समझेंगे हमारे 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं गंगाराम ओलोरिया जी, हैं फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, गुजरात रहे हैं आप, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ प्रोफेसर चरण सिंह जी हैं जो कि CEO हैं एग्रो फाउंडेशन से, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे खास मेहमान हमारे साथ हैं शिशिर सिन्हा, सीनियर डिप्टी एडिटर द हिंदू बिजनेस लाइन से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में चरण सिंह सर आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम वित्त आयोग की इस किस्त को देखते हैं और जो फोकस यहां पर नजर आ रहा है कि 60,750 करोड़ रुपए का आवंटन, वो ग्रामीण स्थानीय निकाय हो या फिर शहरी स्थानीय निकाय, ये एलोकेशन कितना बड़ा है और कितना क्रिटिकल हो जाता है जब हम कोरोना का ये संकट इस वक्त देख रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस टाइम पे ये जो ग्रांट हो रहा है और आपने ये मजमून लिया है। मेरी अपनी निजी विचार यही रही है कि हमारे जो 73rd 74th अमेंडमेंट हुए थे, जिसके साथ हम लोगों ने ये लोकल बॉडीज, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल सबको स्ट्रेंथन करने का सोचा था, ये टाइम आया है। 14th फाइनेंस कमीशन ने भी उसमें काफी कुछ किया था और उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की थी और 15th फाइनेंस कमीशन ने उसको और आगे बढ़ाया है। मेरी अपनी राय है कि ये जो लोकल बॉडीज हैं, ग्राम पंचायत हैं या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, ये सबसे ज्यादा अपने कंधे पे बोझा उठाती हैं। जब माइग्रेंट लेबर वापस गया है, जहां जहां से आया था वहां पर गांवों में वापस गया है, तो इनके ऊपर जिम्मेवारी काफी बढ़ जाती है। तो लोकल बॉडीज के ऊपर जब इतना पैसा सरकार दे रही है, कोशिश यही की जा रही है कि लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन किया जाए और स्ट्रेंथन करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो सरकार क्लियर ही कह रही है कि बेसिक चीजों पे कुछ कंडीशनल है, बड़े शहरों में तो काफी कुछ कंडीशनल है, पर बेसिक एमिनिटीज जो हैं उनके ऊपर, जो बिल्कुल मूलतन चीजें हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाए और वो सहूलतें बनाई जाए। आपने देखा होगा करीब 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने माइग्रेंट लेबर्स के लिए जब गांव बिहार में जब उन्होंने वो स्कीम शुरुआत की थी, उस टाइम पे भी यही बात हो रही थी कि ग्रामीण इलाकों में काफी काम करने वाला पड़ा हुआ है और उनको मजबूत करना है, उनको पैसा देना है और जो हमारे माइग्रेंट लेबर वापस चला गया है उनको वहीं पे रोजगार भी देना है। तो 25 स्कीमें मिलकर उसमें आई थी। तो यही चीज उसी श्रृंखला में मैं देखता हूँ कि जब ग्रामीण पंचायतों को हम लोगों ने स्ट्रेंथन करना है, उनके हाथ में पैसा देना पड़ेगा ताकि बेसिक एमिनिटीज को वहां पर वो अच्छी तरह शुरुआत करा सके। तो मैं उसी श्रृंखला में फाइनेंस कमीशन जो पैसा एलोकेशंस करती हैं, और ये काफी ज्यादा अमाउंट है, टोटल 90,000 करोड़ के करीब जाएगा, ये सारा अमाउंट उसी श्रृंखला में बांटा जा रहा है। ये पहली किश्त है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जाके फिर तो किश्त को जो इन्होंने फ्रंट लोडिंग किया है, तो उसका मकसद ही यही है कि इस टाइम पे जहाँ पे स्टेट्स के ऊपर फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है, तो हम लोग सीधा सेंटर से वो पैसा वहां तक पहुंचा दे। और पैसा पहुंचाया जा रहा है जो 28 स्टेट्स में, आपने देखा है यूपी में सबसे ज्यादा गया क्योंकि इतना बड़ा प्रांत है और इतनी वहां पर लोकल बॉडीज है। उसका उसका 2 क्राइटेरिया चले हैं, पॉपुलेशन और एरिया। दोनों ही क्राइटेरिया इसको मद्देनजर रख के चले हैं कि वहां पे कितनी जरूरत है, उस जरूरत को फुलफिल किया जाए। अलोरिया साहब, जो ये
60,750 करोड़ रुपए की पहली किश्त है, जो कि शहरी और ग्रामीण निकायों के लिए है। अगर इसमें एलोकेशन का मैं हिस्सा थोड़ा सा और देखूं अंदर जाकर, तो करीब 67.5% ग्रामीण निकायों के लिए है और करीब करीब 32.5% शहरी निकायों के लिए। जी। कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि पहले शहरी निकायों को जो हिस्सा होता था वो बहुत कम होता था, इस बार इसे बढ़ाया गया है। ये क्या सच है? और असल में ये दोनों निकायों के लिए फाइनेंशियल जो हेल्प है, ये कितनी महत्वपूर्ण इस वक्त नजर आ रही है? क्योंकि अलग अलग मैं कहूं कि जो कारण है, चाहे वो रोजगार का सृजन की बात करें या फिर स्थानीय स्तर पर डिमांड को जनरेट करने की बात हो या फिर अवस्थापना के जरिए नए कामों का शुरू करने को लेकर हो। आप सभी को मालूम है हमारे फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए रिपोर्ट देते हैं, सरकार एक्सेप्ट करती है, फिर केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा होता है। 15वें जो फाइनेंस कमीशन में एक नई बात ये आई है कि इसकी जो रिकमेंडेशन है इट विल बी 2 पार्ट्स, 2 भाग में होगी। पहला भाग जो है 2 साल के लिए अभी रिपोर्ट आ गई है और बाकी के जो समय के लिए रिपोर्ट अक्टूबर में आएगी। अभी जो आपने बताया कि 60,750 करोड़ और 29,250 करोड़ अर्बन के लिए, रूरल के लिए इस तरह का विभाजन किया हुआ है। अभी मैं, क्योंकि मेरा काफी लंबा अनुभव अर्बन लोकल बॉडीज में रहा, फिर मैं एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर भी रहा। 3 प्रकार की हमारी संस्थाएं हो गई कि एक जो है पंचायत बॉडीज हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत आती है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायतों में ज्यादातर जो है ट्रांसफर्ड एक्टिविटीज होती है, जिसमें ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट से क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी भी होते हैं। दूसरी हमारी जो संस्थाएं हैं वो महानगर पालिकाएं होती हैं। महानगर पालिकाएं बड़े कॉरपोरेशन होते हैं, उसमें भी उनका खुद के ऑफिसर्स और स्टाफ होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं। तीसरी एक प्रकार की जो संस्था है वो है म्युनिसिपैलिटीज। अभी तीनों की जो चुनौतियां हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक जिला पंचायत और महानगर पालिका का सवाल है, उनकी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटीज दोनों की ही है। लेकिन नगर पालिकाओं में एक ऐसा प्राणी है कि जिसका कलेक्टर के नीचे आ जाता है, कभी उनको डायरेक्टर म्युनिसिपैलिटीज के नीचे आ जाता है, उनके पास खुद का कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं होता। तो मोस्टली रोड एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वो उनके प्रोजेक्ट्स को वेट करते हैं। अभी ये जो रिलीज हुआ है, अब एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कुछ ग्रांट्स तो टाइड ग्रांट होती है, कुछ अनटाइड होती है। तो अनटाइड ग्रांट्स तो स्ट्रेट वे लोकल बॉडीज को चली जाएगी। टाइड ग्रांट्स होती है वो प्रोजेक्ट के साथ टाइड होता है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है, स्टेट का शेयर होता है और लोकल बॉडीज का कुछ शेयर होता है। तो उसमें प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, अप्रूवल जाते हैं और वो अप्रूवल के बाद में इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो पहले से ही मुझे लग रहा है कि जो अपना 14th फाइनेंस कमीशन था उससे ही एक सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स तैयार करवाए थे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आप नेक्स्ट 5 साल में आप लेंगे। तो सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स मुझे विश्वास है इन लोकल बॉडीज के पास होगा ही और वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जहां तक अनटाइड ग्रांट्स है वो तो स्ट्रेट वे इनके हाथ में चली जाएगी। अब जो आप रोजगार की जो बात कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये तो प्रोजेक्ट्स की ग्रांट हुई, जो आप जो जिस रकम की आप बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स की ग्रांट हुई, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं नरेगा वगैरह, वो जो है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट डीआरडीएस जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के पास जाते हैं और वहां से बैंकों के मार्फत बेनिफिशियरीज को सीधा पेमेंट किया जाता है। और उसमें बहुत बड़ा अलोकेशन इस बार हुआ है क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन हुआ है इस बार लॉकडाउन की वजह से। जो है वापस हमारे जो मजदूर भाई हैं वापस गाँवों में गए हैं, तो नेचुरली उनके काम देना है और जब तक लिक्विडिटी पंप करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को अगर उठाना है हमें तो हाथ में पैसा देना। पैसा कैसे आएगा? आइदर सब्सिडी से आएगा या रोजगार से आएगा। तो शुरू में सरकार ने अनाज जो दिया और कैश ट्रांसफर्स किए, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कैश ट्रांसफर किए, लेकिन केंद्र और राज्यों के भी लिमिटेशन है फाइनेंशियल। तो नरेगा और ऐसे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उनके मार्फत एसेट्स का निर्माण होगा, मनी ट्रांसफर होगा और मनी मार्केट में आएगा, डिमांड जनरेट होगी। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस बिग रिलीज। ओके, शिशिर जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले चरण सिंह सर, फंड को लेकर काफी चिंताएं रहती थी पहले।
अगर मैं स्थानीय निकायों को देखूं, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, उसके साथ साथ जैसा कि अलोरिया साहब ने कहा कि साफ तौर पर इसके अलावा मनरेगा या फिर जो दूसरी अलग डायरेक्ट स्कीम है उनका फंडिंग अलग से है, यानी कि अब निकायों के लिए धन की कमी कोई बहाना या रोना या फिर ये मैं कहूँ एक्सक्यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेहतर तरीके से योजनाएं, क्या डिमांड वहां पर है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, फोकस ये है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। अगर आप 15 फाइनेंस कमीशन की वित्त आयोग की बात करें तो इन्होंने प्रोपोर्शन भी बढ़ाया है। अब देखिए 4.31% कर दिया है, पहले 3.87% था, तो अमाउंट में भी बढ़ोतरी की है। तो पैसे की अभी रोना धोना बिल्कुल नहीं होगा। अभी साफ बात है, पैसा पहुंचा दिया गया है। अब उसको किस तरीके ये लोग लागू करते हैं, और यहाँ तक इससे आगे भी मैंने जो समझ पाया हूँ, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो प्रोजेक्ट्स जिन पे हम चाहते हैं ये पैसा लगे, बेसिकली बेसिक चीजों पे, सैनिटेशन है, वो सारी चीजों पे वो चाहते हैं कि लगे। तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा गांवों में और पंचायतों में, और उस जगह पे सहूलतें भी बढ़ेंगी। और आपका ये निर्णय बिल्कुल ठीक है कि अभी वो बहाना नहीं चलेगा, अभी काम करो, उसको लागू करो, और दोनों चीजें का फायदा होगा, सहूलत बढ़े और रोजगार भी बढ़े। जी शिशिर जी, जिस तरीके से अगर इस फंड एलोकेशन को देखें, और वाकई अपने आप में है कि किस तरीके से इसको रेस किया गया है, जो पैरामीटर्स से उनको बढ़ाया गया, नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, और दोनों ही निकाय कितने महत्वपूर्ण भूमिका अब तक रही है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, उनका आउटपुट वो नहीं है जो कि शायद उनसे उम्मीद की जा रही है। देखिए, एक चीज यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा। अगर मैं 15 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को देखूं तो उसमें वो कहते हैं कि 2019-20 में लगभग 60,687 करोड़ रुपए रूरल लोकल बॉडीज को दिए गए थे, और अगर आप 20-21 की बात करेंगे तो वो लगभग 60,750 करोड़ रुपए, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, भले ही डिविजिबल पूल से जो 4.31% है वो बढ़ गया हो। तो एक चीज तो हमको ये ध्यान रखना है कि रकम करीब करीब बराबर है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जब कुछ दिन पहले एक स्कीम का जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उन्होंने लॉन्च किया था, तो वहां पर जो स्थानीय निकाय थे उनको कई तरह के रिसोर्सेज जनरेशन की भी सुविधा दी गई थी। जैसा कि हम लोगों ने इस बात एक प्रोग्राम में इस पे चर्चा भी की थी, और वहां पे कहा गया था कि जो रूरल लोकल बॉडीज हैं वो चाहे तो अपने स्तर पर, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन है, उस तरीके से अपने एडिशनल रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो तीन माध्यम हैं जो लोकल बॉडीज हैं, खासतौर पे मैं ग्रामीण स्तर की बात करूं। एक तो आपको जो सरकार से पैसा मिल रहा है, अनुदान के तौर पर मिल रहा है, दूसरा जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, और तीसरा जो की है कि आप अपने अपने स्तर पर किस तरीके से पैसा जनरेट कर सकते हैं। इस कोविड संक्रमण के बाद एक अच्छी चीज ये हुई है कि लोकल लेवल पे स्किल मैपिंग और उसके हिसाब से काम करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका फायदा ये होगा कि जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है उसके लिए आपके पास एक लेबर का बेस तैयार होगा कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास फंड आ रहा है तो उस फंड के जरिए उनके लिए जो कुछ भी स्थानीय जरूरत है, मैं ये नहीं कहता हूं कि एक झटके में एक रातों रात जो है एक बड़ा उद्योग तैयार हो जाएगा या कोई उद्योग का ढांचा तैयार हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर भी प्रयास किए जाएं, स्किल मैपिंग हो, और ये जो एलोकेशंस किए गए हैं इन तीनों का यूज किया जाए, तो आपके जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, जो लोग वापस गए हैं, उनकी परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है। जहां तक सवाल अर्बन लोकल बॉडीज का है, देखिए अर्बन लोकल बॉडीज के लिए बहुत सारी चीजें पहले से उपलब्ध है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली का जो माफ कीजिएगा, मुंबई का जो बृहन मुंबई महानगर पालिका है वो देश का सबसे धनी जो है वो नगर महापालिका में गिना जाता है। तो अर्बन लोकल बॉडीज की समस्या अलग है। उनके सामने यह है कि जो कलेक्शंस होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की आप बात कर लें, दिल्ली जैसे शहर में देख लीजिए, तीन के तीनों जो नगर निकाय हैं उनकी हालत कितनी खराब है, क्योंकि उनके पास जो कलेक्शंस होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि जब आप फंड देते हैं तो उसके साथ साथ उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉपर यूटिलाइजेशन के ऊपर भी पूरा पूरा ध्यान दें। केवल पैसा दे देने से बात नहीं बनेगी। आप चाहे रूरल लोकल बॉडीज को दें, चाहे आप अर्बन लोकल बॉडीज को दें, उनको आप किस तरीके से दे सकते हैं, और उसके इम्प्लीमेंटेशन और यूटिलाइजेशन पे अगर वो ध्यान दिया जाए, तभी जाकर के स्थानीय निकाय सही मायने में लोगों की मदद कर सकते हैं। अलोरिया साहब, जो बात शिशिर कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि हम फंड एलोकेशन लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है या क्या चुनौतियां या परेशानियां हैं कि जो अर्बन बॉडीज हैं ये परफॉर्मेंस इनकी
उस लेवल पर नहीं आ पा रही है। इसमें क्या है कि इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, तो नॉर्मली एक ऐसा सिस्टम है या साइकोलॉजी हमारी होती है कि दे डोंट वांट टू गेट अनपॉपुलर बाय रेजिंग द टैक्सेस। इस समस्या से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने, जब मोदी साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तब हमने एक रिफॉर्म लेके आया कि अब मिनिमा और मैक्सिमा हमने टैक्स का फिक्स कर दिया कि इससे नीचे टैक्स कोई भी नगर पालिका लगा नहीं सकती, ऊपर का भी लगा दिया, इस बीच में आपको प्ले करना है, सो यू डोंट बिकम अनपॉपुलर। स्टेट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करके हमने सफाई कर इतना होगा, प्रॉपर्टी टैक्स ही होगा, वाटर टैक्स ही हो जाएगा, सारे जो बिजली कर हैं सारे करों का दरों को हमने मिनिमा और मैक्सिमा निर्धारण किया। एक रिफॉर्म तो ये किया। दूसरा रिफॉर्म एरिया बेस्ड कारपेट सिस्टम के ऊपर जो है टैक्स किया। पहले ये था कि भाई मैं आपको बताऊं कि स्ट्रक्चर कच्ची है, पक्की है, मेन रोड पे है, कॉमर्शियल है, क्या उसका यूज हो रहा है, ये सारे करके, और गुजरात में कंप्लीट प्रॉपर्टी टैक्स के सिस्टम को ओवरहाल किया। तो उससे जो है एक समस्या तो ये हुई कि उनके स्व विवेक से बाहर बात आ गई। दूसरा कि जो डिस्क्रिप्शन था ऑफिसरों को करप्शन करने का या लोअर लेवल फील्ड में कि मैं तुम्हारा टैक्स घटा देता हूं, मैं तुम्हारी असेसमेंट बढ़ाने घटाने का, वो सारे डिस्क्रिप्शन एक खत्म हुए और कलेक्शन इंप्रूव हुआ कि भाई मेरे बगल वाले को भी इतना ही टैक्स आ रहा है, मुझे भी इतना ही टैक्स आ रहा है। जो डिस्क्रिमिनेशन की बात थी वो एक खत्म हो गई। तो तीसरी जो बात आप महत्वपूर्ण इन्होंने मुद्दा उठाया कि आप पैसे दे रहे हैं, लेकिन एक कि उनकी कैपेबिलिटीज टू एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट, एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा कि रिफॉर्म्स की जो बात हुई, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑफ लेट कई सालों से इस तरह की ग्रांट्स राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा, कि आपने किस किस सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं। तो बहुत सारी ग्रांट्स हैं, वो रिफॉर्म लिंक्ड भी है और उसका प्रॉपरली मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अब एक टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन का एक सवाल आता है कि जो पर्टिकुलर अर्बन लोकल बॉडीज में कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी का मैंने पहले भी कहा कि उनके पास टेक्निकल जो है स्टाफ होता नहीं है, एक ओवरशियर होता है, फिर राज्य सरकार से लाते हैं, फिर कहीं एस्टिमेट बनता है और बहुत सारे इसमें कमेटियां होती है। मैं आपको बताऊं कि कॉर्पोरेशन में, पंचायतों में कमेटियां होती है, पीडब्ल्यूडी की कमेटी है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग होती है, जनरल बोर्ड मीटिंग्स होती है। तो इन चीजों में वो प्रोसेस करने में काफी टाइम लग जाता है। सो ये जो प्रोसेस है, हाउ वी कैन कट शॉर्ट, तो उसका एक रास्ता निकाला कि म्युनिसिपल कमिश्नर को पावर डेलीगेट किए, बोर्ड ने अपने पावर्स जो है म्युनिसिपल कमिश्नर को पावर डेलीगेट किए। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में अपने पावर्स डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को डेलीगेट किए गए। तो प्रॉपर डेलीगेशन नहीं होने की वजह भी एक बड़ी समस्या रहती है। तो कई बार बॉडीज ये होती है कि नहीं साहब हम तो खुद ही करेंगे, लेकिन जो समझदार इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, जैसे सूरत वगैरह, वेयर आई बीन म्युनिसिपल कमिश्नर सूरत, बड़ौदा, राजकोट फॉर लॉन्ग ईयर्स, तो वहाँ इस तरह हम बैठते थे, मिलते थे, बात करते थे और वो लोग एग्री हो जाते थे, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती थी। कई बार तो बिना अप्रूवल के भी हम लोग काम करते थे, ये ऐसे भी हुए हैं और बाद में उसका पोस्ट फैक्टो अप्रूवल भी हुआ। लेकिन अलोरिया साहब, जो वित्त आयोग की, मैं 15वें वित्त आयोग की एक रिपोर्ट को पढ़ी, इससे पहले 2 और वित्त आयोग में एक बहुत क्रूशियल पॉइंट उसमें कहा जा रहा है कि जो अनटाइड फंड है उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग या उसका आउटपुट सबसे कम है, और इसके पीछे एक आशंका बताई जाती है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज का ना होना या ठीक से प्लानिंग का ना होना। इसे कैसे दूर करेंगे, क्योंकि लगातार फंड बढ़ाने के साथ साथ ये जो फोकस पॉइंट है, ये अब तक उस तरीके से उसमें कसावट नहीं आई जिसकी उम्मीद थी। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं कि मैं लगभग 15 साल अर्बन सेक्टर में रहा हूं। जो इलेक्टेड बॉडीज का एक थोड़ा सा बायस होता है कि किस एरिया में काम करना, किस में नहीं करना, ये बहुत सारे मतलब बायसेस एट द लोकल लेवल। तो एक तो ये बायसेस हो जाता। दूसरा, वहां पर जो है कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे होते हैं कि थ्रू द स्टाफ वो घुसे रहते हैं, तो वो नेक्सस रहता है। अब नेक्सस रहता है तो ऑब्वियसली दे विल सजेस्ट, द कॉन्ट्रैक्टर विल सजेस्ट द वर्क, देन इंजीनियर विल पुट अप टू द बॉडी, एंड इसमें कहीं न कहीं काउंसलर और इलेक्टेड मेंबर्स का भी कहीं न कहीं उनमें जिसको कहते हैं कि मिले हुए होते हैं, और उस चक्कर में ये सारा सैंक्शनिंग हो जाता। बाद में जो क्वालिटी ऑडिट होना चाहिए उसका, तो ऑडिट उसका जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वो सीए के पास से ले लेते हैं, बट द क्वालिटी ऑडिट समटाइम्स इज नॉट डन।
अगर वो क्वालिटी ऑडिट नहीं Okay. हो पा रहा, उसकी वजह से सारे बखेड़े फिर बाहर आते हैं। चरण सिंह सर, क्या उपाय है, क्योंकि जो चिंता है वित्त आयोग की रिपोर्ट में वो बहुत साफ दिखती है। अगर हम एलोकेशन को देखें, जो मांग थी अर्बन बॉडीज की और अलग अलग राज्यों की ओर से, उसे तकरीबन माना गया है, लेकिन फंड बढ़ाने के साथ साथ मैं कहूं कि जो चुनौतियां हैं इम्प्लीमेंट लेवल पर, उसका आउटपुट वो मैक्सिमम कैसे मिले? देखिए, ये जो आंकड़े आपने बताए 60,000 करोड़ के करीब हम लोग ग्राम पंचायतों में देंगे। 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं देश में, तो अगर आप देखें तो 2.5 लाख अगर ग्राम पंचायत हैं तो 2.5 करोड़ रुपया के करीब एक ग्राम पंचायत को मिल जाता है। काफी होता है ग्राम पंचायत के लिए 2.5 करोड़ रुपया। और अगर आप उसको दिन में देख लें तो 65,000 रुपया एक दिन का आ जाता है। और अगर मनरेगा की वेज रेट से देखें 200 रुपए, तो 325 लोग आप एम्प्लॉय कर सकते हैं पर डे। तो ग्राम उसी तरीके अगर शहर में भी देखें तो 30,000 है, 30,000 करोड़ की उनको सैंक्शन है। 4,500 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उधर 6.5 करोड़ एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिल रहा है। ये आंकड़े काफी अच्छे हैं। गांव के लिए सोचिए 2.5 करोड़ रुपया साल का मिल रहा है, उसमें काफी कुछ गांव कर सकता है। इन्होंने तो सिर्फ यही कहा है कि सैनिटेशन वाटर के प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाना है, उसको मॉनिटरेबल होना चाहिए। तो मॉनिटरेबल अगर नहीं हो सकता है, जैसे ही अभी इन्होंने कहा सेक्रेटरी जो थे और सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ौदा में थे, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। ऑडिट कहाँ हो रहा है? ऑडिट हो ही नहीं रहा है। मैं आपको इससे आगे लेके जाता हूँ। मैं IIM बेंगलोर में प्रोफेसर था जब, तो कोशिश कर रहा था कि कर्नाटक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कर्नाटक में जितनी भी लोकल बॉडीज है उनका एक सर्वे करूँ। तो मैं जाकर लोगों को मिलता था, लोकल कॉर्पोरेशन में मिलता था, ग्राम पंचायतों में जाके मिलता था, अपने साथ ट्रांसलेटर लेके जाता था। तो मैंने क्या पाया कि वहां पे इवन स्टैटिस्टिकल एफिशिएंसी नहीं है। और जो उनके अकाउंट्स भी आ रहे हैं इतने सालों के बाद ऑडिट होके आते हैं। तो आपको एक मिसाल देता हूं। अगर देखिए, हमें केंद्रीय सरकार का पूरा बजट का आइडिया है, कहां से पैसा आया, कहां गया, कहां लगा। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कुछ हद तक है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट लोकल लैंग्वेजेस में होता है, रिजर्व बैंक उसको एक कंसोलिडेट करके बना देता है। लोकल बॉडीज का किसी के पास है? किसी के पास नहीं है। और कर्नाटक जैसा जो प्रांत है, इतना प्रगतिशील प्रांत है, वर्ल्ड बैंक उसको पैसे दे रहा था कि आप अपना स्टैटिस्टिकल सिस्टम सॉलिड कर लीजिए, और एक ही जगह पे पूरी की पूरी लोकल बॉडीज जो कर्नाटक में है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ग्राम पंचायत का एक जगह कंसोलिडेटेड डेटा बना देंगे। 2 साल पहले तक जब मैं वहां पे रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था, नहीं था। अगर जी। आप पैसा डाल रहे हैं लोकल बॉडीज में और हमें पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि कॉर्पोरेटर्स हैं, नेक्सस हो जाते हैं इलेक्टेड बॉडीज के अंदर और कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, फिर ऑडिट नहीं होता है। वो सब फिक्र है इन चीजों के, और जेन्युइन फिक्र है। तो इसका इलाज क्या है? मैं सोचता हूँ बेसिक इलाज ये है, अकाउंटिंग ठीक करनी है। पैसा कितना आया, कहाँ लगा, आप ऑडिट करिए। ऑडिट के अलावा अगर स्टैटिस्टिशियन, इकोनॉमेट्रिशियन, इकोनॉमिक्स का या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का वहां पर ऑफिसर हो, जो हमें बता जी। सके कि कितना पैसा आया, कितना लागू हुआ, कितना बचा पड़ा है, कितना, कोई अकाउंटिंग तो हो। अभी लोकल टैक्सेस की बात है, लोकल एक्सपेंडिचर की बात है, क्या मैच कर रहे हैं? इसके अलावा आपसे एक और बात मैं कहनी चाहूंगा। देखिए, स्टेट फाइनेंस जैसे 15 फाइनेंस कमीशन है ना, हर 5 साल के बाद बनता है। हर प्रांत को भी एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना होता है। आप देख लीजिए कितने स्टेट्स ने बनाया है। कई स्टेट्स ने तो बहुत कम बनाए हैं। जो प्रपोर्शन बांटनी है, कम से कम जब स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा तो वो आंकड़े मांगेगा लोकल बॉडीज से, तब कम बिल्कुल। से कम लोकल बॉडीज कुछ आंकड़े बनाने शुरू करेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बने हैं, आंकड़े बन ही नहीं रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा डर लगता है कि पैसा जैसे कुएं के अंदर फेंका जा रहा है। पर अब तरीका भी क्या है? माइग्रेंट लेबर वहां रिवर्स चला गया है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। तो ये सारी स्थिति में एक तो जो कदम उठाया गया है, मेरी समझ में बहुत अच्छा कदम उठाया है। आगे क्या ओके। करना है? मुझे लगता है कि हमें स्टैटिस्टिकल सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम पूरा सेट करना है। एक जगह तो मैं वहां गया, तो मैंने पूछा अकाउंटेंट को, यह बोला आधे दिन के लिए आता है। पर मैंने कहा मैं 2 दिन से यहाँ बैठा हूँ, रोज आ रहा हूँ, आधा दिन कब आएगा? तो मुझे मिल ही नहीं पाया अकाउंटेंट, वो कहीं और काम करता है, पर अकाउंट सेट करने के लिए है ही नहीं। ये 2.5 करोड़ रुपया सिर्फ यहाँ से जा रहा है, मनरेगा का अलग जा रहा है। तो मुझे लगता है आगे बढ़कर हमें अकाउंटिंग लोकल लेवल्स पे
और मुश्किल नहीं है। 2.5 लाख विलेजेस हैं, 28 स्टेट हैं, ग्राम पंचायत है, 28 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट के अंदर बांटा जा सकता है काम, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जा सकता है। और एक बन गया तो मॉनिटरेबल टारगेट्स इवैल्यूएट होने शुरू हो जाएंगे। वही एक रास्ता मुझे दिख रहा है। यहाँ लोकल बॉडीज का एक नया केडर बनाया जाए, जैसे आईएएस सेंट्रल केडर है, स्टेट गवर्नमेंट्स का अपना केडर है, लोकल बॉडीज का भी एक केडर बनाया जाए, जो यहाँ वहाँ वो लोकल बॉडी के ऑफिसर्स ट्रांसफरेबल हों और नॉलेज इधर से उधर लेके जा सके और स्टैंडर्डाइज कर दे सारे फॉर्मेट्स को। ओके सर। शिशिर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कि ये लोकल बॉडीज, चाहे वो रूरल या अर्बन की बात करूं, किस तरीके से इकोनॉमी में इनका हिस्सा या रोल दिखता है, और कोरोना के संकट में इकोनॉमी जिस हालात में है वहां पर इसकी भूमिका क्या हो सकती है? देखिए, अर्थशास्त्र में हम लोग कहते हैं ना, 2 अप्रोच लेके चलते हैं। एक तो हम कहते हैं कि टॉप्स डाउन है और एक बॉटम्स अप अप्रोच है। टॉप्स डाउन में आपने ऊपर से जो कुछ भी कहना है वो कह दिया और कहानी आपकी खत्म हो गई। और दूसरा ये होता है कि बॉटम्स अप अप्रोच, यानी कि नीचे के स्तर पर क्या कुछ हो रहा है वो जैसा फीडबैक देते हैं, फिर टॉप पॉलिसी मेकिंग बॉडी उसको बनाती है। स्थानीय निकाय की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी इसलिए बन जाती है कि जब हम बॉटम्स अप अप्रोच की बात करते हैं, और मुझे याद आता है कि 2014 में जब योजना आयोग की जगह पर नीति का गठन किया गया था, तो उस समय इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था कि हम बॉटम्स अप अप्रोच पे ज्यादा ध्यान देंगे। आज अगर आपके पास लोकल बॉडीज हैं, आपके पास संविधान के तहत उनके लिए सारी व्यवस्था की गई है, जरूरत बस इस बात की है कि उस व्यवस्था को आप थोड़ा सा ओवरऑल कर दें। ओवरऑल अगर आप करेंगे तो नतीजा ये होगा कि जो हम कहते हैं ना कि हमें समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक समाज सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचाना है। वो कौन पहुंचाएगा, कैसे पहुंचेगा, वहां पर स्थानीय निकायों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब आप कहते हैं कि आपकी 65% आबादी गांव में रहती है, जब आप कहते हैं कि 1 करोड़ लोग जो है वो वापस माइग्रेट कर चुके हैं गांव में, तो गांव में योजनाएं हैं, गांव में पैसे जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय निकाय स्थानीय स्तर पर यदि उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा तो नतीजा क्या होगा कि ऊपर से नीति बन करके आ जाएगी, लेकिन नीचे के स्तर पर काम नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि स्थानीय निकाय की व्यवस्था को एक नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है, जवाबदेही तय करनी होगी, और वहां पर यह सुनिश्चित करना होगा कि जो आप 1 रुपया देते हैं वो पूरा का पूरा 1 रुपया का फायदा समाज के आखिरी पायदान पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको मिल पाए। तभी आपके संविधान में संशोधन का फायदा है, नहीं तो स्थानीय निकाय सिर्फ नाम भर के रह जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में 15वें वित्त आयोग की ओर से जो पहले किस्त जारी की गई है, जिसमें स्थानीय निकाय हैं, रूरल अर्बन दोनों, उनकी भूमिका क्या होगी, उनका एलोकेशन का मकसद क्या है और उसका इकनॉमी पर इम्पैक्ट हम क्या उम्मीद कर रहे हैं और किस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।